हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई मैसिव रिफॉर्म्स इंजन एंड आईएएफ। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। मैं तो मेन उसे कि मैसिव रिफॉर्म्स किस में रिफॉर्म्स, मुझे तो वो भी पता करना है। तो चलो शुरू करें। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीआरडीओ की तरफ से जो बड़े रिफॉर्म्स किए जाने वाले हैं उनके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। इस समय डिफेंस ट्विटर के ऊपर अलग अलग खेमों के बीच में वॉर चल रही है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सब लोग अपने अपने बायस के हिसाब से दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बेसिकली कल एक सेमिनार हुआ था जहां पर भारतीय वायुसेना को लेकर बातचीत हुई थी और इस सेमिनार के दौरान तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने बात की थी भारतीय वायुसेना और इन जनरल भारत के डिफेंस से रिलेटेड। सेमिनार का नाम था 21st सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार और ये जो तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं वो डॉक्टर चीफ है, डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ए.पी. सिंह। ट्विटर या एक्स के ऊपर इस समय जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वहां पर लोगों ने अपने बायस के हिसाब से इस सेमिनार की छोटी छोटी क्लिप्स काटी हैं और उन क्लिप्स को सर्कुलेट करके एक एजेंडा ड्राइव किया जा रहा है। इस वीडियो के दौरान हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि तीनों लोगों ने क्या बातचीत की थी और समझने की कोशिश करेंगे लार्जर पिक्चर को। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर इस सेमिनार के दौरान इंडियन पीएसयू से एक रिप्रेजेंटेशन और इंडियन प्राइवेट सेक्टर से एक रिप्रेजेंटेशन होती तो हम लोगों को और बेहतर पिक्चर मिलती। एनीवेज, आइए समझ लेते हैं कि तीनों लोगों ने क्या क्या कहा था। शुरुआत करते हैं डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर के स्टेटमेंट्स को लेकर। डीआरडीओ चीफ की तरफ से कहा गया था कि इस समय भारत अपने डिफेंस बजट का लगभग 5% आर.एन.डी के ऊपर स्पेंड कर रहा है और अगर हम लोगों को अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करनी है तो अपने डिफेंस बजट का लगभग 10 से 15% आर.एन.डी के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। इंजन को लेकर उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने 4th जनरेशन इंजन को बनाते समय गलतियां की थी। अगर वो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है तो कोलैबोरेशन के साथ में 6th जनरेशन इंजन बन सकता है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। हम लोगों को टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, इलेक्ट्रॉन बीम बेस्ड थर्मल बैरियर कोटिंग, पाउडर मेटलर्जी, डिस्क और ब्लिस्क और सेरेमिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स। इसके अलावा टेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जैसे कि कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड। कोलैबोरेशन के साथ में आमका मार्क 2 के लिए जो इंजन बनेगा उसके ऑफशूट के तौर पर दूसरे इंजन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा जैसे कि 50,000 टन कैटेगरी की फोर्ज प्रेस। उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय वायुसेना को डिसाइड करना है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जानी चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में जाए या प्राइवेट सेक्टर में जाए। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके का वॉल्यूम हम लोगों के पास में है उस तरीके के वॉल्यूम के साथ में आप देश में मल्टीपल प्लेयर्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हमारा वॉल्यूम यूएस, रशिया या चाइना जितना नहीं है और जिस तरीके का वॉल्यूम हम लोगों का है उस हिसाब का वॉल्यूम यूरोप में होता है और आप यूरोप में देखेंगे कि हर देश के पास में केवल एक प्लेयर है। इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह के स्टेटमेंट्स को। उनकी तरफ से सबसे पहले कहा गया था कि मैं आउटसाइडर हूं और मैं बाहर से चीजों को देख रहा हूं। देखिए, आर.के. सिंह जी बहुत ही रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आए हैं और इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे गिरधर अरमाने जी। उनकी तरफ से सबसे पहले कहा गया था कि पैसे की कोई परेशानी नहीं। आमतौर पर हम लोगों का डिफेंस बजट पूरी तरीके से यूज नहीं होता है। हम लोगों को प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की आवश्यकता है और वो ये चीज एक्नॉलेज करते हैं कि टेक्नोलॉजी में ट्रेड ऑफ भारतीय वायुसेना को झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर मिसिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि लैक ऑफ इंजन, रेडार एक्सेट्रा। लेकिन उसके पीछे कारण है कि ओवरऑल देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बेस छोटा है। उन्होंने कई एग्जांपल्स देकर यह भी समझाया कि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता है और भारत का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ब्रोकन है। यहाँ पर टाइमलाइन बहुत लंबी होती है और छोटी छोटी चीजें जैसे कि आरएफपी क्रिएशन में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा भारत का इवैल्यूएशन प्रोसेस भी बहुत लंबा है और वो ये चीज एक्नॉलेज करते हैं कि देश में कंपटीशन क्रिएट करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट वो ये चीज भी एक्नॉलेज करते हैं कि इस समय अगर कोई नया प्लेयर ज्वाइन करने की कोशिश करे तो बहुत सारे बैरियर्स भी हैं। लास्ट में उनकी तरफ से कहा गया था कि कोशिश तो करें उसे पैरेलल अप्रोच की आवश्यकता है और कैपेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए अगर बाहर से कुछ चीजें ली जाएं तो उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है।
फिर हम लोग बात करते हैं एपी सिंह सर के स्टेटमेंट्स के बारे में, क्योंकि उनके स्पीच की छोटी छोटी क्लिप्स काटकर लोग अच्छा। अपने एजेंडास ड्राइव ओह। करने की कोशिश कर रहे अच्छा। हैं। एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी रेट ऑफ इंडक्शन के बारे में। उन्होंने कहा था कि तेजस को बनाने में हम लोगों को 17 साल लगे और उसको इंडक्ट करने में हम लोगों को 15 साल लगे। यहाँ पर जब वो टाइमलाइंस की बात कर रहे थे तो वो भारतीय वायुसेना को वहां पर इंक्लूड करके बात कर रहे थे। उनकी तरफ से टेस्ट पायलट के एटीट्यूड्स को लेकर भी बात की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि हम लोग एक चीज को लेकर ऐसे अटक जाते हैं कि चीजों को आगे बढ़ाते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां पर टेस्ट पायलट के फियर को भी एड्रेस किया था। टेस्ट पायलट का आमतौर पर फियर होता है कि अगर वो एक चीज को लेकर छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो दूसरी 10 चीजें भी उनके ऊपर पुश कर दी जाएंगी। इसके बाद में वो सिचुएशन को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं कि आज भी उनके पास में पूरे 40 तेजस नहीं है। आगे उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को चीजों को मिशन मोड में करना पड़ेगा और इस समय उनको ये एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ना भारतीय वायुसेना में, ना डिजाइनर्स में, ना मैन्युफैक्चरर्स में। टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत में दूसरे प्लेयर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है और मोनोपोली को खत्म करने की जरूरत है। जब तक मेकर्स के अंदर यह फियर नहीं जाएगा कि उनके ऑर्डर्स खत्म हो सकते हैं और वही तो किसी है ना, और fear को से ही order काम मिल होता सकता है। तब तक मेकर्स की तरफ से वो एनर्जी नहीं आएगी। क्रिकेट में बंदा ये इसके बोलता अलावा हूँ, उनकी तरफ डर से से कहा गया होएगा। था कि ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का कोई मतलब नहीं है जो मार्केट में 5 जगहों पर अवेलेबल है। अगर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट की जाए जो प्रोडक्ट नीश है और मार्केट में कोई भी वो आपको देगा नहीं। इन सभी चीजों को अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब आप होलिस्टिकली चीजों को देखते हैं तो बहुत सारी और परेशानियां हैं जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बेहतर समझाई जाती, चाहे वो पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। आमतौर पर डिजाइन्स बनाई जाती हैं डीआरडीओ की तरफ से और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को वो डिजाइन दे दी जाती है, जैसे कि एचएएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी परेशानी है कि इनकी वर्कफोर्स सरकारी है। यहाँ पर यूनियंस हैं, कई जगहों पर इनकी मशीन्स और टेक्निक्स सब आउटडेटेड हैं, जिसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। लेकिन अपग्रेड के लिए पैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आएंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिना ऑर्डर्स के या बिना प्रोजेक्ट्स के इनको ये फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए फंड्स नहीं देगी। ये परेशानी डीआरडीओ की भी है और स्पेसिफिकली टेस्ट फैसिलिटीज को लेकर। इसके अलावा देश में सभी चीजें बन नहीं रही हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेकर मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन ओईएम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स और सैंक्शंस भी एक एंगल प्ले करता है, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एंगल देखेंगे तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप क्रिएटिव सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए। टेस्ट फैसिलिटीज अब्रॉड में क्रिएट हो चुकी हैं और हम लोगों के पार्टनर्स हैं जिनकी फैसिलिटीज भारत यूज कर सकता है। उसके रेस्पॉन्स में डीआरडीओ की तरफ से कहा जाता है कि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन पूरे प्रोसेस में बहुत सारा समय और एक्स्ट्रा मतलब दूसरे देशों में जाके टेस्ट करो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से भी कहा जाता है कि उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर मशीन्स और टूल्स चाहिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा अच्छा जाता है है कि कोलैबोरेट उनको करके war बता रहे हैं fight सारी करनी है, प्रॉब्लम्स। उनको नए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है, प्रोडक्शन रेट को तेज करने की आवश्यकता है और इसी वजह से यहाँ पर मोनोपोली खत्म करने की भी आवश्यकता है। मोनोपोली खत्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी बुलाने की तो कह रहे आवश्यकता हैं है, private। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बुलाया जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप F-16 ले लीजिए। उनका साफ साफ कहना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और F-16 जैसा प्लेटफॉर्म जो अपनी लाइफ साइकिल के एंड में है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत में मूव किया जाएगा तो ओईएम को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वो काफी सस्ते दामों पर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को मूव कर देंगे। तेजस और ध्रुव जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना मार्जिन नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इसका एक क्रिएटिव सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि एचएएल जैसी कंपनीज को प्राइवेट कर दिया जाए। वेल, तब उनका रेस्पॉन्स होगा कि आप SU-57 क्यों नहीं खरीद लेते हैं, जहां पर बंडल डील के तहत उनको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और नेचुरली तेजस और ध्रुव जैसे प्लेटफॉर्म उनके लिए भी वायबल नहीं रहेंगे क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत कम है। देखिए, यहाँ पर तरीका वही है जो एपी सिंह सर सजेस्ट कर रहे थे। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट करना है तो आपको फिर कॉस्ट नहीं देखनी है। अगर भारत सरकार इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को हायर रेट पर खरीदने के लिए तैयार है तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे आएंगी। वैसे ये साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिफॉर्म का साल है और उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि चीजों को बेहतर किया जाए। RFI RFP जैसे प्रोसेस को भारत को फास्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग टाइमलाइंस को छोटा करना पड़ेगा और जहां पर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे आए, वहां पर महंगे प्रोडक्ट्स आपको खरीदने पड़ेंगे।
डिफेंस एविएशन में देश में तब तक काम नहीं होगा जब तक देश में खुद के इंजन बनना नहीं शुरू होंगे, और इंजन्स को लेकर एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भारत सरकार को करना पड़ेगा। इस समय भारत में डिफेंस की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारे लोगों को जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ में नहीं आती है तो उनके लिए एक बेहतर अप्रोच होती है किसी एक को ब्लेम करना शुरू कर दीजिए, और फिर वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है चीजों को समझने के लिए। होपफुली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाले समय में जो रिफॉर्म्स किए जाएंगे उसका फायदा आने वाले 1 साल के अंदर देखने मिलेगा, और तब कहीं जाकर चीजें बेहतर होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल दिन रात देखते थे, हर जगह स्कूल में भी होता था, हमारी ड्रेसों में भी शायद होता था। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था। हर डिपार्टमेंट ने कितनी ज़बरदस्त जैसे बोला था बॉस को था, मगर लोगों ने जो उनके पॉइंट्स बनाया दैट इज़ अमेजिंग। मतलब जो भी कन्वेंशन हुआ था, जहाँ लोग आए हैं, मिले हैं, उन्होंने बातें की हैं, इतने लोग थे जिन्होंने बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुना, एक एक करके पॉइंट्स बनाए, इसने ये बोला, इसने ये बोला, और फिर उसमें आपको कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ रही हैं और पता चल रहा है कि सभी लोगों को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बस ये है कि सॉल्व करने की देरी है। प्रॉब्लम एक जगह तो प्रॉब्लम होती है, किसी को पता नहीं करना क्या है, कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे इतने नॉलेजेबल थे सबके सब, दे न्यू एग्जैक्टली कि इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए ये करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो सब चीज़ें जो बोल रहे हैं बहुत लॉजिकल नज़र आ रही थी। या आपको अपना बनाना पड़ेगा इंजन, सब लोगों को लॉजिकल पता है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए वो चाहिए। बस अब ये है कि समहाउ टुगेदर आके धीरे 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 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और स्लो स्पीड इतनी सारी चीज़ें एक यूँ तो ठीक नहीं हो जाएंगी, मगर आप एक चीज़ लीजिए उसको सॉल्व करिए, दूसरी चीज़ लीजिए उसको सॉल्व करिए, धीरे 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 करके आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ हो रही है उसको स्पीड से करो, क्योंकि इतना जैसे तेजस का एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई आप इतने साल तो उसको बनने में जितना समय लगा है उतना इंडक्शन में लगा है, करने में 30 साल। सोचो तब तक वही आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसका क्या फायदा? उनको भी पता था, वो भी ये कह रहे हैं जब तक ये आएगा तो ये आउटडेट हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। सो एवरीबॉडी नोज द प्रॉब्लम्स। ये है कि आपस में मिलकर, और एक जगह कहा भी था पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का लोचा है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आएंगे? तो यही है, R&D पे पैसा लगाना पड़ेगा। और ये भी पॉइंट था कि आपको R&D पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत समय लगा R&D में, दैट इज़ हाउ इट इज़। अब दूसरी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो अब जाके सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो रही है। अब आप शुरू कर दीजिए और होपफुली 10 सालों में सिचुएशन बेटर, तब तक आपको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी चीज़ें। बिल्कुल। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।